इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जिन दो उपागमों की चर्चा कर चुके हैं, एक लेन देन उपागम और दूसरा नकद शेष उपागम, एक वर्जन फिशर का है और दूसरा कैम्ब्रिज का। इन दोनों दृष्टिकोणों को आज हम कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि उनमें समानताएं क्या हैं, उनमें असमानताएं क्या हैं और दोनों प्रत्यागमों में एक तरह से कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं और आपको यहाँ बता दें कि जो रॉबर्टसन की इक्वेशन है, जिसमें उन्होंने कैश बैलेंस अप्रोच को एक तरह से फिशर के इक्वेशन से तुलनीय बना दिया है, तो हम रॉबर्टसन और फिशर दोनों के समीकरणों को देखेंगे और हम उनके आधार पर पहले उनकी समानताओं का उल्लेख करेंगे। हम बोर्ड पर देख सकते हैं, ये फिशर का समीकरण दिया हुआ है, mv बराबर pt। क्योंकि सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, इस नाते उन संकेतकों को हम बहुत स्पष्ट आज अलग से नहीं कर रहे हैं। ये मुद्रा की मात्रा है, ये मुद्रा के प्रचलन की गति है, P जो है जनरल प्राइस लेवल है और T जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। और एक तरह से दूसरी भाषा में हम इसको कुल उत्पादन की मात्रा के रूप में भी देखते हैं, एक वर्ष के भीतर या एक निश्चित समय अवधि में। नीचे रॉबर्टसन की इक्वेशन दी हुई है, m इज इक्वल टू के पी टी। के जहाँ पर वो आय का अंश है जो नकद रूप में रखा जाता है किसी समय विशेष पर, और टी जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, या जैसा कि हम कह रहे हैं ये कुल उत्पादन है वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं के रूप में। और जब हम उससे सामान्य मूल्य स्तर का गुणा कर देते हैं औसत कीमत का, तो ये उसका मौद्रिक रूप हो जाता है। तो एक प्रकार से ये जो है P और T जो यहाँ उद्धृत हुआ है, वही चीज़ यहाँ भी है, P और T, और एक अंश इसमें और जुड़ा हुआ है वो है K। और इस प्रकार जब हम P बराबर करते हैं तो P बराबर यहाँ पर होता है m अपान KT और यहाँ पर होता है P बराबर mv अपान T। और इस प्रकार से ये दोनों समीकरण के जो निष्कर्ष हैं जो सामान्य मूल्य स्तर के रूप में हैं, एक mv बराबर T है। और इस इक्वेशन के आधार पर जब हम v का मान निकालेंगे तो v का मान आएगा pt अपान m। रॉबर्टसन की इक्वेशन के आधार पर जब k का मान निकालेंगे तो ये k अगर हम यहाँ कर दें तो ये p यहाँ आ जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा k बराबर n अपान pt। अगर इन दोनों निष्कर्षों को हम देखने का प्रयास करें तो इसमें p न्यूमरेटर m न्यूमरेटर है, इसमें डिनोमिनेटर है, इसमें pt डिनोमिनेटर है, हर के रूप में है, और इसमें यह अंश के रूप में है। अर्थात दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, विपरीत है। और इस रूप में कहा जा सकता है कि v का रेसिप्रोकल k है या k का रेसिप्रोकल v है। और दोनों को इनवर्स रूप में जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि सो v इज इक्वल टू 1 अपान के, और इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 अपान v। अर्थात v और k में प्रतिलोम संबंध है, यहाँ से भी दिखता है और यहाँ से। अर्थात दोनों समीकरणों के जो निष्कर्ष हैं वो एक जैसे हैं, और दोनों समीकरणों में जो डिफरेंस है वो k और v का है। और क्योंकि k और v दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, इस रूप में इनके जो निष्कर्ष हैं p के रूप में वो निकाले जा सकते हैं। और उस रूप में, इस रूप में हम कह रहे हैं कि केवल
ये सिंबॉलिक डिफरेंस हमको दिख रहा है जो प्रतीकों का है और जिसमें v और k एक दूसरे के उल्टे हैं, अन्यथा दोनों समीकरण एक ही हैं। अर्थात अगर फिशर के समीकरण में हम v की जगह 1/k रख दें तो वो रॉबर्टसन की इक्वेशन बन जाएगी, और अगर रॉबर्टसन की इक्वेशन में k के जगह पर 1/v रख दें तो वो फिशर की इक्वेशन बन जाएगी। और इस प्रकार से दोनों समीकरण में समानता है रिजल्ट के दृष्टि से, परिणाम की दृष्टि से। विश्लेषणात्मक तौर पर दोनों में अंतर हो सकते हैं, लेकिन जो परिणाम है उस दृष्टि से दोनों के जो है सिमिलरिटी है, समानता है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं दूसरा जो विशेषता है उसकी, एक तो समीकरण एक ही जैसे हैं और दूसरा ये है कि उनके रिजल्ट भी एक ही जैसे हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज इक्वेशन में भी, जिसको हम यहाँ रॉबर्टसन की इक्वेशन के रूप में देख रहे हैं, यदि हम k को स्थिर मान लें और जैसा कि उन्होंने माना कि सामान्यतः किसी दी हुई समय विशेष में सामान्य तौर पर k में परिवर्तन नहीं होता, और यदि ऐसा न हो तो सीधा साफ उत्तर या निष्कर्ष निकलता है कि m में जिस अनुपात में वृद्धि होगी p में ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होगी, और इस प्रकार से मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो है वैसे ही लागू होगा जैसे फिशर इन्वर्जन में लागू होता है। और इस दृष्टि से हम देखें तो दोनों के जो रिजल्ट हैं और दोनों का जो निष्कर्ष निकलता है वो दोनों एक जैसे हैं। तो ये सिमिलरिटी है एक दृष्टि से, लेकिन अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि दोनों में असमानताएं क्या हैं, भिन्नता क्या है। और भिन्नता की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम उसे क्रमशः इस रूप में देख सकते हैं। और पहला जो रूप है वो ये हम देखेंगे कि जो मुद्रा के मूल्य का सिद्धांत है, जिसके दो पक्ष हैं, मांग और पूर्ति, उसमें फिशर का समीकरण जो है उसमें मांग पक्ष की अवहेलना की गई है। मांग पक्ष को दिया हुआ मान लिया गया है, केवल पूर्ति पक्ष पर जोर दिया गया है। और मांग पक्ष पर अवहेलना किस रूप में की गई है? जब हम कहते हैं मांग कितनी मुद्रा की मांग होती है, तो हम कहते हैं कि जितना कुल लेन देनों की संख्या होती है उसमें हम p का गुणा करते हैं। और इस प्रकार से मुद्रा के मांग को निर्धारित करने वाले दो तत्व हैं, एक है मूल्य स्तर और दूसरा है कुल उत्पादन की मात्रा। फिशर ने यह कहा कि T जो है वो स्वतंत्र है, समीकरण के विभिन्न चर हैं उनसे, और जिन तत्वों पर ये निर्भर करता है वो समीकरण के बाहर के तत्व हैं। और जो ये बाहर के तत्व हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये सब जो तत्व हैं, जनसंख्या में वृद्धि, परिवर्तन, ये सब तत्व जो हैं ये कुल उत्पादन या लेन देनों की मात्रा को प्रभावित करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर अल्पकालीन स्थितियों में इनमें परिवर्तन बहुत कम होते हैं और इनको स्थिर माना जा सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने T को मान लिया स्थिर और P को कह दिया P पैसिव। उनके कहने का मतलब था P अन्य तत्वों से प्रभावित तो होगा, लेकिन P स्वयं किसी तत्व को प्रभावित नहीं करता। तो अगर P किसी तत्व को प्रभावित नहीं करता तो एक तरह से P भी निष्क्रिय हो गया वहाँ पर, और इस प्रकार से P और T ही मुद्रा के मांग पक्ष को प्रदर्शित करते हैं इनके समीकरण में। और इस दृष्टि से मांग पक्ष को उन्होंने एक तरह से अप्रभावी मान लिया और मांग पक्ष को दिया हुआ मान लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने मांग पक्ष की अवहेलना की है। लेकिन दूसरी ओर जो कैम्ब्रिज समीकरण है उसमें मांग पक्ष पर जोर दिया गया है, और मांग पक्ष पर जो दिया गया है वो इसके के माध्यम से। हमने देखा है कि ये समीकरण था m बराबर KY, जो पिगू मार्शल का समीकरण था। और जब हमने इसको देखने का प्रयास किया था तो मुद्रा का मूल्य जो निकाला था, ये P बराबर किया था, ये किया था KY/P। और इस दृष्टि से मुद्रा को मूल्य को जो निर्धारित करने वाला तत्व था वो
ये ऊपर का तत्व है, सॉरी ये है P बराबर M। तो मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने वाले दो तत्व हैं, एक M है और एक P है। और ऊपर का जो तत्व है वो KY, ये मुद्रा की मांग है, मुद्रा की कुल कितनी मांग की जाएगी, और कहा कि कुल राष्ट्रीय आय जो है किसी वर्ष की, उसका एक अंश वो है K, ये है नकद शेष का वो जो भाग है नकद रूप में जो रखा जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि इस K में परिवर्तन हो सकता है, ये परिवर्तन एकाएक हो सकता है, ये परिवर्तन बहुत तीव्र हो सकता है। और ऐसी स्थिति में वो दिखाने का प्रयास किए हैं कि ये जो K अगर बदलेगा तो K जो है P को बदलेगा, अर्थात मुद्रा के मूल्य को ये परिवर्तित करेगा। तो इस प्रकार से, और K के बदलने के कारणों पर भी आगे चर्चा है, कैसे बदलेगा, और उन बदलने के पीछे तमाम ऐसे तत्व होंगे जिनकी चर्चा अभी हम आगे के विश्लेषणों में करेंगे और पहले कर चुके हैं। तो वैसे स्थिति में इस विश्लेषण में मांग पक्ष पर बल दिया गया और यही दोनों का डिफरेंस है। तो एक विशेषता ये हो गई कि पहला एक मांग पक्ष पर बल देता है कैम्ब्रिज का इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन जो है वो पूर्ति पक्ष पर बल देती है। दोनों में ये जो अंतर है विश्लेषण की दृष्टि से। अब दूसरा है अंतर कि जो वो है विश्लेषण की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम, और कैम्ब्रिज में वो ये है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहला विश्लेषण जो है फिशर का वो पीरियड ऑफ टाइम पर निर्भर है, एक निश्चित समय अवधि पर निर्भर है, जिसमें ये लेन देन होते हैं और उनके माध्यम से मूल्यों का निर्धारण, मुद्रा के मूल्य का निर्धारण या कीमत स्तर का निर्धारण होता है। दूसरे में ये पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात एक निश्चित समय बिंदु है, एक निश्चित समय है जिस पर ये जो कैम्ब्रिज का जो विश्लेषण है वो आधारित है। तो दूसरी जो है डिफरेंस है वो इस रूप में है कि एक समय अवधि की अवधारणा पर आधारित है और दूसरा जो है वो एक निश्चित समय की अवधारणा पर आधारित है। और तीसरा जो तत्व है विश्लेषण की दृष्टि से वो है मुद्रा को एक फ्लो के रूप में देखा गया है फिशर के इक्वेशन में। मुद्रा एक फ्लो कंसेप्ट के रूप में हमारे सामने आती है, और जिसका मतलब ये होता है कि एक समय अवधि में मुद्रा किस प्रकार से एक हाथ से दूसरे हाथ और इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम के रूप में संचारित होती है। तो मुद्रा एक फ्लो के रूप में काम करती है, वो निरंतर परिवर्तित होती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमती रहती है, और इसी कारण वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी या मुद्रा के प्रचलन गति को भी महत्व दिया गया है। लेकिन कैम्ब्रिज इक्वेशन में मुद्रा को एक संचित राशि के रूप में देखी गई है, और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि मुद्रा को एक स्टॉक के रूप में देखा गया है। तो दोनों में कंसेप्चुअल अंतर ये तीसरा है, और इसी को हम मुद्रा की जो वो है फ्लो और स्टॉक के रूप में देखे हैं हमने। तो मुद्रा का जो कार्य है वो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिशर के इक्वेशन में मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में देखा गया है, और इसी दृष्टि से देखा गया है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, इसीलिए मुद्रा की मांग होती है। और मुद्रा की कितनी मांग होगी, जितना हम लेन देन करेंगे और उन लेन देनों के भुगतान के लिए जितने मुद्रा की हमको जरूरत पड़ेगी, और इस प्रकार से मुद्रा एक विनिमय के माध्यम के रूप में वहाँ स्वीकार की गई है, और उसी कार्य पर को बल दे करके मुद्रा के मूल्य या कीमत स्तर का निर्धारण किया गया है। जबकि कैम्ब्रिज वर्जन में यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू जो कार्य है उसको महत्व दिया गया है। मुद्रा में मूल्य संचय करने की शक्ति होती है, अर्थात लोग मुद्रा अगर अपने पास रखते हैं तो मुद्रा में क्योंकि मूल्य संचित होता है, अर्थात मुद्रा के माध्यम से हम दूसरी वस्तुएं जब चाहें तब खरीद सकते हैं, और इसलिए मुद्रा को लोग नकद रूप में रखना चाहते हैं। तो इस बल पर
मुद्रा के इस मूल्य संचय वाले कार्य पर बल दिया गया है और उसी पर केंद्रित है उनका सारा विश्लेषण। और इस तरह से मुद्रा के कार्यों को एक में मीडियम ऑफ एक्सचेंज को महत्व दिया गया है, दूसरे वर्जन में स्टोर ऑफ वैल्यू वाले कार्य को महत्व दिया गया है। और हम जब वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं ऑफ मनी, मुद्रा के प्रचलन की गति की बात करते हैं फिशरियन वर्जन में, तो मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी तेजी से काम करती है, धीमी तेज जैसी भी हो, ये मुद्रा की प्रचलन गति है। और दूसरी ओर कैम्ब्रिज इक्वेशन में ये जो के है ये आय का एक निश्चित अंश है और इसमें परिवर्तन हो सकता है। और जब के में परिवर्तन होगा तो जो संचित राशि रखी जाएगी के इंटू वाई वो भी बदल जाएगी। और जब के बदलेगा और मुद्रा जो संचित रूप में लोगों के पास रखी जाएंगी उनमें बदलाव होगा तो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, रोजगार, इन सब पर इनके प्रभाव पड़ेंगे, मूल्य पर इनके प्रभाव पड़ेंगे। क्योंकि जो मुद्रा अर्थव्यवस्था में कार्य कर रही थी वो संचय वाले पहलू पर ज़्यादा अर्थात के का मान बढ़ने पर घट जाएगी और के का मान बढ़ने पर के जब घटता है तो अधिक मुद्रा अर्थव्यवस्था में होगी और जब के बढ़ेगा तो अधिक कम मुद्रा होगी और इनका असर आर्थिक क्रियाओं पर पड़ेगा। और इस रूप में कहा गया कि ये इनकम वेलोसिटी पर ध्यान देगा। जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है उसमें आय किस गति से बढ़ेगी या घटेगी इस पर जोर दिया गया है और के माध्यम से होगा। और यहाँ पर मुद्रा की प्रचलन गति को ध्यान में दिया गया है। और एक अंतर इस दृष्टि से भी हम देखते हैं। और अगर हम पी जो जनरल प्राइस लेवल है उस दृष्टि से देखें, ये पी है फिशर के इक्वेशन में जो मुद्रा का जो कीमत स्तर है। और आपको ध्यान होगा इसके पहले वाला एक वीडियो जिसमें हमने कैम्ब्रिज और फिशर के समीकरणों को दिया है और उसमें कैम्ब्रिज के चारों समीकरणों को पढ़ा है, मार्शल के, पीवू के, केन्स के और रॉबर्टसन के। और वहाँ जब आप जाएंगे देखने तो आप देखेंगे कि रॉबर्टसन और केन्स के इक्वेशन में जो पी का प्रयोग हुआ है वो मूल्य स्तर के रूप में है और फिशर के इक्वेशन में भी मूल्य स्तर के रूप में है। लेकिन जो केन्स का विश्लेषण है, जो समीकरण है, उसमें जो के प्रयुक्त होता है पी, वो उपभोग इकाइयों के औसत मूल्य को प्रदर्शित करता है। और फिशर के इक्वेशन में जो मूल्य स्तर को प्रयोग करता है उसमें समस्त वस्तुओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर यह आधारित है। तो इस दृष्टि से जब हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि फिशरियन वर्जन में जो पी है वो सामान्य मूल्य स्तर को प्रदर्शित करती है जिसमें अर्थव्यवस्था में लेन देन की जाने वाली समस्त वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है। जबकि जो कैम्ब्रिज वर्जन है और उसमें अगर हम केन्स के समीकरण वाले पी को इसमें दिखाने का प्रयास करें तो ये उपभोग इकाइयों के मूल्य को ही केवल प्रदर्शित करता है। तो उपभोग इकाइयों के मूल्य को प्रदर्शित करता है, यह समस्त वस्तुओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है। तो इस दृष्टि से जो कंसेप्ट प्राइस लेवल की है वहाँ भी इस तरह से कंसेप्चुअल डिफरेंसेस दोनों में हैं। और एक और फैक्टर को ध्यान में हम रख सकते हैं, फिशर के वर्जन में मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मौद्रिक कारणों पर ही केंद्रित किया गया है और जिसमें अपनी उनकी एजम्पशंस के आधार पर उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि मुद्रा की मात्रा में ही परिवर्तन होगा और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मूल्य स्तर में परिवर्तन होगा। लेकिन कैम्ब्रिज वर्जन में के को इंट्रोड्यूस करके ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस के को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, इसका मतलब है कि के में अगर परिवर्तन होता है और के में परिवर्तन होने से मूल्य स्तर पर इसके प्रभाव पड़ते हैं,
तो इसका मतलब है कि के को जो चीज़ें प्रभावित निर्धारित कर रही हैं वो मूल्य स्तर को प्रभावित करेगी, और के को प्रभावित करने वाले तत्वों में उन्होंने मौद्रिक तत्वों के अलावा ह्यूमन फैक्टर्स या ह्यूमन मोटिव्स को इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं या ह्यूमन मोटिव्स हैं, जो मानवीय उद्देश्य हैं, वे सम्मिलित हो गए, और ये ह्यूमन अगर हैं तो ये सब्जेक्टिव मैटर हो गया। ये सब्जेक्टिव एक तरह से व्यक्तिनिष्ठ तत्वों को समाहित कर दिया उन्होंने। और जो व्यक्तिनिष्ठ तत्व हैं वो क्या हैं कि व्यक्ति भविष्य के बारे में कैसा सोच रहा है, अनसर्टेनिटी है, और उसके संदर्भ में उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो ये ऐसे तत्व हैं, प्रत्याशाएं हैं या अनिश्चितताएं हैं, और आप जानते हैं कि इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण ही वो अपने पास मुद्रा को नकद रूप में रखता है, ताकि भविष्य में होने वाली किसी संकटकालीन स्थितियों से वो निपट सके और वर्तमान के लेन देनों को वो संपादित कर सके। तो ऐसी दृष्टि से, और ऐसा वो व्यक्तिगत तौर पर कैसा सोचता है उसी को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए वो अपने आप मुद्रा को संचित रूप में रखेगा। और मुद्रा को संचित करते समय, क्योंकि मुद्रा की एक राशि वो बैंकों में भी रखता है जिस पर उसे ब्याज मिलते हैं, तो वैसे दृष्टि में वो ब्याज की दरों के संदर्भ में उसका क्या दृष्टिकोण है उसको भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, करेंगे। और इस दृष्टि से इन सब्जेक्टिव मैटर्स पर या इन मानवीय उद्देश्यों को भी इस कैम्ब्रिज इक्वेशन में सम्मान दिया गया है, और जो एक तरह से उसमें छोड़ दिया गया है फिशर के वर्जन में। तो अब ये तो एक तरह से कंपैरिजन हो गया इन दोनों के मध्य। अब हम देखने का प्रयास कर सकते हैं कि दोनों विश्लेषणों में किस विश्लेषण को हम ज़्यादा बेहतर मान सकते हैं। तो पहले फिशर को जब हम पढ़ रहे थे तो फिशर की ये एक हमने आलोचना जब उसकी देख रहे थे तो वहाँ पर हमने ये दिखाने का प्रयास किया था कि फिशर का जो निष्कर्ष है या जो फिशर की इक्वेशन है वो एक तरह से ट्रूइज्म है। ट्रूइज्म का मतलब हुआ कि एक सत्य कथन है, उसमें किसी तर्क और विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। और वो है क्या? जैसे यदि हम ये कहें कि एक क्रेता और एक है विक्रेता, और अगर हम ये कहें कि जब दोनों लेन देन करते हैं तो जितना क्रेता मूल्य चुकाता है उतना ही विक्रेता की आय होती है। तो अगर हम ये कहें कि क्रेता कितना देता है और विक्रेता कितना पाता है, और ये कह लें कि दोनों बराबर होते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? एक ही बात को हम जो सत्य कथन उसी को कह रहे हैं। वही बात वहाँ फिशर के बारे में कही जाती है कि जब वो ये कहते हैं कि जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी, तो कहते हैं कि जितनी वस्तुएं सेवाएं एक समयावधि में खरीदी जाएंगी उनके जो मूल्य होंगे उन मूल्य से गुणा कर दीजिए, गुणनफल करके योग कर लीजिए, अर्थात बस वर्ष भर में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मात्राओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा उतनी मूल्य लोग मांग करेंगे। और पूर्ति कितनी करेंगे? जितनी मुद्रा अर्थव्यवस्था में है और जितनी बार वो विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है उतनी बार हम उसका पूर्ति करेंगे। तो ये कहा गया कि जो एक तरह से जो मुद्रा है उसी मुद्रा को हमको उनको देना है, और जितना ये देते हैं उतना वो पाते हैं, और इस प्रकार से मांग पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। तो एक तरह से कहा गया कि इसमें कोई एक तरह से ये सत्य कथन को कहा गया है और उसमें अपनी मान्यताओं को उन्होंने डाल करके एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। तो इस दृष्टि से जो फिशर की इक्वेशन है वो कोई हमें वो आप कह सकते हो कि विश्लेषणात्मक कोई निष्कर्ष नहीं देती है, केवल एक सत्य कथन को हमें बताती है। तो उस दृष्टि को अगर हम ध्यान में रखें और कैम्ब्रिज इक्वेशन को ध्यान में रखें और अब इन दोनों को हम सुपीरियरिटी को देखने का प्रयास करें
तो एक जो आलोचना की वो आप कह सकते हैं कि श्रेष्ठता कैम्ब्रिज में देखी जाती है वर्जन में, वो ये है कि फिशर का जो इक्वेशन है वो एक तरह से मैकेनिकल है। जो मुद्रा की मांग और पूर्ति के संबंधों के संदर्भ में जो मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में जो संबंध दिखाती है, वो एक तरह से वैसे है जैसे ये गणितीय संबंध है या ये यंत्रवत काम करता है। और यंत्रवत काम करने का मतलब यही हुआ कि m की मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में वो बढ़ेगा। तो ये इसमें हमको ये बताना होगा या चाहिए कि ये प्रक्रिया कार्य कैसे करती है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो क्या क्या होता है और क्या क्या होने से अंततः पी पर इसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं। तो इस बीच की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में वो कुछ नहीं कहता। वो बिल्कुल कहता है कि एकदम गणित की तरह कि मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दो तो मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा को आधा कर दो मूल्य स्तर आधा हो जाएगा। कैसे होगा, क्यों होगा, किस प्रकार से आर्थिक चर एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, इस सब कहीं वो कुछ नहीं है और ये यंत्रवत प्रणाली इनकी काम करती है। इस नाते कहा गया कि इनकी जो विश्लेषण है वो यांत्रिक है। और दूसरी ओर जो कैम्ब्रिज का वर्जन है वो कहा गया कि उसमें इस प्रक्रिया या कैसे ये कार्य होगा वो बताने का प्रयास किया गया है कि लोग मुद्रा की अपने पास संचित क्यों रखना चाहते हैं और कितना रखना चाहते हैं संचित, और कब इनमें परिवर्तन होता है और इनमें जब परिवर्तन होता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। और जैसे कि वो देखते हैं, कहते हैं कि जब मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होल्ड करते हैं लोग तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कम प्रयोग होता है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की मांग कम होती है। इस नाते मूल्य जो हैं अर्थव्यवस्था में घटेंगे। और इसी तरह जब कम संचित रखते हैं अपने पास स्टोर के रूप में तो अर्थव्यवस्था में अधिकांश मुद्राएं क्रय विक्रय के आप वस्तुओं के सेवाओं के उपयोग में खर्च होंगी और मूल्य स्तर बढ़ेगा। तो ये एक तरह से आय और आय में होने वाले परिवर्तनों और के में होने वाले परिवर्तनों इस सब की बात करते हैं और जो वास्तव में होता है। इसलिए कहा जाता है कि इनका जो विश्लेषण है वो रियलिस्टिक है और इनका विश्लेषण एक तरह से मैकेनिकल है और एक तरह से उसको कहा जा सकता है ये अवास्तविक है। वास्तविक जो घटित तो होती हैं घटनाएं उनको कार्य कारण संबंधों की व्याख्या नहीं करता। इस दृष्टि से कैम्ब्रिज का जो वर्जन है वो फिशर की तुलना में श्रेष्ठ माना जा सकता है। दूसरा है कि कैम्ब्रिज का वर्जन है वो ज़्यादा ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब वो विस्तृत है, ज़्यादा चीज़ों की व्याख्या करता है। और जैसा हमने पीछे देखा कि कार्य कारण ये तमाम संबंध किस प्रकार से आय में परिवर्तन होगा, किस प्रकार से के में परिवर्तन होगा, के में परिवर्तन होने पर आर्थिक क्रियाओं पर इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सब की वो चर्चा करता है। और अभी हमने पीछे भी देखा कि उन मानव प्रवृत्तियों को भी वो चर्चा में या इस विश्लेषण में सम्मिलित करता है कि क्यों को प्रभावित करने वाले ये जो तमाम तत्व हैं, प्रत्याशाएं हैं, अनिश्चितताएं हैं, ब्याज की दरें हैं, इन सब पर ध्यान डालते हैं। और इसलिए कहा गया कि ये जो विश्लेषण है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और मांग पक्ष की एक विस्तृत व्याख्या करता है। और फिशर का इक्वेशन न तो मांग की व्याख्या करता न तो पूर्ति की व्याख्या करता है और अपने जमसंस के तहत सब कुछ चीज़ों को दिया हुआ मान के बता देता है कि मुद्रा की मात्रा परिवर्तित होगी तो मूल्य स्तर परिवर्तित होगा। तो एक तरह से इस दृष्टिकोण से भी जो कैम्ब्रिज का इक्वेशन है उसे कहा जाता है कि फिशर की तुलना में ये ज़्यादा ब्रॉडर है और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और उनका सिद्धांत बहुत संकुचित है। और तीसरी पक्ष पर जब हम जाते हैं तो चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन विश्लेषण के तौर पर उसको फिर कह रहे हैं कि जो कैम्ब्रिज वर्जन है वो ज़्यादा एनालिटिकल है, ये विश्लेषणात्मक है, तथ्यों का विश्लेषण करता है।
और विश्लेषण जब करेगा तो तथ्यों के बीच जो काजल रिलेशंस हैं उनकी चर्चा करेगा। जो विभिन्न चरों में कार्य और कारण का संबंध है, जो फलनात्मक संबंध है, उनकी वो चर्चा करता है कि किसी तत्व में जब परिवर्तन होगा तो इस तत्व का इस तत्व पर कितना और कैसे प्रभाव पड़ेगा, ये कार्य कारण संबंध है। और इन कार्य कारण संबंधों की चर्चा मुख्यतः वो अपने समीकरण में जो नकद शेष की राशि है के या नकद शेष जो अनुपात है वो उसकी चर्चा के माध्यम से सारे तत्वों को वो चर्चा करता है और एक विश्लेषण करता है। और हम पहले ही आपको बता चुके कि के माध्यम से आय में होने वाले परिवर्तन, उत्पादन में होने वाले, रोजगार में होने वाले परिवर्तन, इन सब को, मूल्य में होने वाले परिवर्तन, इन सब को वो अपने विश्लेषण में सम्मिलित करता है। और इस प्रकार से ये विश्लेषण जो है ज़्यादा विश्लेषणात्मक है और कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने में समर्थ है। और इस दृष्टि से भी कैम्ब्रिज का विश्लेषण फिशर से बेहतर माना जा सकता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको दिखा सकते हैं कि ये अगर ये देखिए विश्लेषण था इनका, रॉबर्टसन के इक्वेशन को अगर यहाँ हम उद्धृत कर दें तो अगर ये मूल्य स्तर है तो इस मूल्य स्तर का के टी से विपरीत संबंध है। और अगर उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया, फिशर तो ये कहते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी हो जाए तो पी दुगुना हो जाएगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो लेकिन अगर इस के में परिवर्तन हो जाए तो मुद्रा की मात्रा परिवर्तित हो, मुद्रा का मूल्य या मूल्य स्तर में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये विश्लेषण जो है, ये जो वो वर्जन है कैम्ब्रिज का, उसमें ये विश्लेषणात्मक है, ये कार्य कारण की व्याख्या करता है और इवन यहाँ तक बता देता है कि मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो उसके बावजूद भी के में अगर परिवर्तन होता है, और उन्होंने कहा कि के में परिवर्तन कभी भी हो सकता है, एकाएक और बहुत तीव्र हो सकता है, होता ना हो अलग बात है, लेकिन हो सकता है। और इसके लिए वो मानवीय तत्व जिम्मेदार होंगे या उत्तरदायी होंगे, और मानवीय तत्व वे होंगे जो घटनाओं परिस्थितियों को देखते हुए एकाएक अपने निर्णय को चेंज कर सकते हैं। किसी तरह की मौद्रिक नीति में परिवर्तन हो, किसी तरह का राजकोषीय नीति में परिवर्तन हो, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं विश्व युद्ध हो जाए, तो इन सब के प्रभाव जो है या स्टॉक मार्केट में कुछ इस तरह के परिवर्तन हो जिससे शेयरों के भाव के गिरने या बढ़ने की संभावनाएं हों और वैसा वो अपने निर्णय को बदल दें, वो एकाएक ही होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये के बदल जाएगा और के बदलने से पी बदल जाएगा। और इस तरह से ये जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से विश्लेषणात्मक है और कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं, और इस नाते वो फिशर से बेहतर हैं। और एक चौथा जो सुपीरियरिटी है वो यही है कि कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है वो चक्रीय परिवर्तनों को, उच्चावचनों को, जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं उनकी व्याख्या करने में समर्थ हैं। जो चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं अर्थव्यवस्थाओं में, और जिसमें तेजी और मंदी की स्थितियां आप जानते आएंगी, कभी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ेगी और कभी अवनति की ओर जाएगी, मंदी की ओर जाएगी। और जब ऐसा होगा तो एक में मूल्यों में बड़ी तेजी से वृद्धि होती है और मंदी में अवस्थिति की स्थितियां होती हैं जिसमें कीमतें निरंतर गिरती हैं। तो ऐसे स्थिति में इस स्फीति और अवस्थिति क्यों होती है उसको समझाने में ये मदद करता है। और ये कहते हैं इसी के कारण ही सब कुछ होता है कि मुद्रा की मात्रा को या आय के एक अंश को लोग नकद रूप में जो अपने पास रखते हैं उसकी मात्रा को वो घटा अगर बढ़ा दें तो इसके परिणाम अर्थव्यवस्था पर आर्थिक विकास को तीव्र करने की दृष्टि से भी और आर्थिक विकास को मंद करने की दृष्टि से, अर्थात ये मंदी की स्थितियां और तेजी की स्थितियों दोनों के लाने के जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि ऐसा होने से
जब लोग नकदी की मांग अपने पास ज़्यादा रख लेते हैं, आपने देखा कि मंदी काल में अर्थव्यवस्था में नकद जो केस है या के है वो ज़्यादा हो जाता है। लोगों को डर लगता है कि भविष्य में हानि होने वाली है, इस नाते पैसे को कहीं संयोजित नहीं, विनियोजित नहीं करना है। वैसी स्थिति में वो मुद्रा की राशि को अपने पास रख लेते हैं। उपभोक्ता जो हैं वो सोचते हैं कीमतें और आगे गिरने वाली हैं, तो अभी न खर्च करके आगे खर्च करेंगे, जब और गिर जाएंगी तो लाभ घटने के डर से निवेश नहीं होते, कीमत घटने के प्रत्याशा में वस्तुएं नहीं खरीदी जाती और इस रूप में मंदी या कीमतों में निरंतर कमी होने लगती है। तो ये के घटने और बढ़ने से जो प्रभाव पड़ते हैं, आर्थिक उच्चावचन जिनके कारण होते हैं, उनकी व्याख्या करने में भी कैम्ब्रिज की इक्वेशन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आगे जब हम इन व्यापार चक्रीय परिवर्तनों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से इनके उपयोग वहाँ पर होते हैं और किस प्रकार से ये कैम्ब्रिज इक्वेशन में जिन अवधारणाओं को विकसित किया गया उनके माध्यम से हम उनकी विश्लेषण कर सकते हैं। और जो ये मांग फलन की जो चर्चा किया है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने, और ये KY के रूप में या KR के रूप में या KPT के रूप में, तो सर्वत्र ये जो K है वो एक ही है और ये जो है वो थोड़ा केवल अलग अलग वस्तुओं के रूप में, एक इकाई के रूप में, उपभोग इकाइयों के रूप में, इस रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन कुल मिला के ये जो नकद शेष की मांग क्यों की जाती है इसके बारे में इनका योगदान है। और क्यों की जाती है आप जानते हैं कि इस विश्लेषण, यही विश्लेषण आके जाके लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी के रूप में विकसित हुआ। तरलता अधिमान सिद्धांत के रूप में, और तरलता अधिमान सिद्धांत के रूप में यदि हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मौद्रिक थियरी का डेवलपमेंट हुआ और जो आगे आय और रोजगार और उत्पादन के सिद्धांतों का डेवलपमेंट हुआ, वो सब इसी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी पर आधारित है और इसी पर आगे तमाम अवधारणाएं विकसित हुई। तो उस दृष्टि से मांग फलन या अर्थशास्त्र, मांग फलन को आगे जो डेवलपमेंट हुआ उसका बेस जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की ही देन है और उन्हीं के आगे जाके इस मॉडल को या इस विश्लेषण को या मुद्रा के मांग फलन को और अधिक विकसित किया गया। तो इस कारण भी ये सिद्धांत बेहतर है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो जो कैम्ब्रिज का वर्जन है वो फिशर के वर्जन से श्रेष्ठ माना जा सकता है और श्रेष्ठ माने जाने के ये तमाम कारण भी हैं। तो आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त कर रहे हैं।